आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। कांग्रेस विधायक दल के नेता आयुष शर्मा ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया। आयुष शर्मा पहले नेता नहीं है जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाया हो। शराबबंदी के खिलाफ लगातार आ रहे बयानों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का दावा सरकार करती है, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत तब पैदा हो जाती है जब अपने ही सहयोगी शराबबंदी पर सवाल खड़े करने लगते हैं। मेरा तो ये कहना, जब शराब आएगा, खेप आएगा, तो लोग को लालच होगा तो पिएगा। कमजोरी होती है इंसान की। तो सर शराबबंदी कैसे सफल होगी जब आपके अधिकारी हैं, आपकी सरकार है, जब आपके अधिकारी ही शराब पी रहे हैं, तो फिर कैसे ये सफल होगी? शराब वो पी रहे मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मिली भगत से ही शराब की इतनी अच्छी चीज है बंद होना। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है, तो उससे भी वो बचे। कांग्रेस के अजीत शर्मा और कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी दास कोई पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया हो। इसके पहले सरकार में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक शराबबंदी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जैसे मृत संजीवनी है और ये सब चीज़ है, कोलरा में काम किया है, हम लोग दिया है और सब कोलरा दे दिया है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल, जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है? सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक शराबबंदी की खामियां गिना चुके हैं। आज बड़का आदमी बा, वो शराब के धंधा करता, शराब बेच रहल बा, पुलिस अधिकारी भी ओकरा संगे मिल के वो पैसा कमाता, और गरीब आदमी मर रहा। जिद छोड़िए, बिहार में बहुत काम, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा उस पर दिमाग लगाइए श्रीमान जी। इसी तारी कैसे बंद हो और फलना कैसे बंद हो, इससे काम चलने को। शराबबंदी को खत्म करने की मांग करने वालों का कहना है कि राज्य में शराबबंदी फेल है, इसकी वजह से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, शराब की तस्करी जारी है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, गरीबों को जेल हो रही है, साथ में शराबबंदी की वजह से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन शराबबंदी पर सरकार का तर्क है कि शराबबंदी से गरीबों को फायदा हुआ है, बीमारियों से बचाव हुआ, अपराध में कमी आई, घरेलू हिंसा में कमी आई और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। जो लोग शराबबंदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं वह लोग निश्चित रूप से शराब के आदी होंगे, शराब का सेवन करते होंगे। सवाल है कि जब शराबबंदी से इतने फायदे हैं तो फिर नीतीश सरकार के सहयोगी कांग्रेस और हम के नेता सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल है कि अगर शराबबंदी सफल है तो फिर जेडीयू के ही उपेंद्र कुशवाहा शराबबंदी को फेल क्यों कह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इस खबर को समझते हैं। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और दिल के बेहद करीब है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सभी तरह के जतन किए, ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक उतार लिया, इस्तेमाल इसका किया गया। चौकीदार से लेकर थानेदार तक की जो जवाबदेही थी उसे तय कर दिया गया कि आपकी जवाबदेही क्या है। लेकिन शराब की तस्करी बंद नहीं हुई। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और लोगों को पकड़कर जेल में भी डाला गया, जिससे लंबित मामलों की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। कोर्ट पर दबाव बढ़ता गया। जिन पुलिस वालों को कानून व्यवस्था ठीक करने में लगना चाहिए था वो शराब पकड़ने में लग गए। नतीजा ये हो गया कि बिहार में एक बार फिर अपराध बढ़ने लगा। मतलब कि तमाम कोशिशों के बावजूद शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। जो लोग शराबबंदी खत्म करने की मांग कर रहे हैं उनका क्या तर्क है वो भी समझिए। शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल हो गई। शराबबंदी कभी जमीन पर उतर नहीं पाई। उनका तर्क है कि शराबबंदी की आड़ में गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बड़े बड़े लोग होम डिलीवरी के जरिए शराब पीते हैं। शराब माफिया बेलगाम है और आए दिन पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं। शराबबंदी से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शराबबंदी से राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, यह तर्क है। कोर्ट में लंबित मामलों की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है और सरकार सीमित संसाधन को शराबबंदी में झोंक रही है।
जब शराबबंदी सफल नहीं, फिर शराबबंदी का फायदा क्या है? बढ़ते हैं आगे। बिहार वासियों को बड़ा तोहफा मिला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज आरा बक्सर 4 लेन का उद्घाटन उन्होंने किया। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में पुल का शिलान्यास भी किया। इस चमचमाती सड़क और फर्राटे भरती गाड़ियों को देखिए। ये आरा बक्सर 4 लेन है। ये तोहफा है बिहार के लोगों के लिए, जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बनवाया है। 1500 करोड़ रुपए की लागत से 92 किलोमीटर लंबे सारा से बक्सर तक की सड़क का निर्माण कराया गया है। देखिए, अभी हम आरा बक्सर 4 लेन पुल पे हैं और यहाँ अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस रफ्तार से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। पहले एक समय था जहाँ से पटना से लेकर के बक्सर तक जाने में घंटों का समय लगता था, लेकिन आज उसी सड़क पर ये 4 लेन का निर्माण हो जाने से लोगों को रविवार तक बक्सर से आरा जाने में 4.5 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब महज 1.25 घंटे में बक्सर से आरा पहुंचा जा सकता है। सबसे बड़ी सुविधा जो है वो ये बिहार वासियों को मिलनी है कि यहाँ से जिसको दिल्ली जाना है और लखनऊ के रास्ते जब दिल्ली जाएंगे तो उसके कई घंटे जो हैं वो बच सकते हैं। बक्सर आरा 4 लेन के बन जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा सड़क के जरिए पटना से दिल्ली जाने वाले लोगों को होने वाला है। जैसे ही ये सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी, वैसे ही लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाना आसान होगा। दिल्ली पहुंचने में 15 घंटे की जगह अब महज 10 घंटे लगेंगे। ये 13 हाईवे में बिहार में बना रहा हूं, जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपए है। पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूं, पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता। मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा। बक्सर के बाद नितिन गडकरी ने रोहतास के डेहरी ऑन सोन में भी पुल का शिलान्यास किया। माना जा रहा है कि इस पुल के बन जाने से करीब 200 किलोमीटर की सड़क सिमटकर महज 2 किलोमीटर तक रह जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि 2024 से पहले वह बिहार में 1,10,000 करोड़ की लागत से 13 नए हाईवे बनवाएंगे। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये वचन मैं आपको देता हूँ। गडकरी ने फिर से दावा किया कि बिहार में अमेरिका से बड़ा रोड नेटवर्क होगा और हर हाल में वो अपना वादा पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से रवीश नारायण और पुष्पराज के साथ सासाराम से अजीत की रिपोर्ट। खबर समझिए कि बक्सर से पटना की जो दूरी है करीब 120 किलोमीटर है। बक्सर से पटना तक 4 लेन सड़क बनाई जा रही है और जो फिलहाल बक्सर से आरा तक 92 किलोमीटर लंबी सड़क बनकर तैयार है। तो बक्सर से आरा की जो दूरी है महज 92 किलोमीटर है, लेकिन जाने में 4.5 घंटा लग जाता है। नया 4 लेन बन जाने से जहां बक्सर से आरा जाने में 4.5 घंटे का समय लगता था, वहां अब मात्र 1.25 घंटे लगेंगे। बक्सर आरा NH 84 के 4 लेन बन जाने से दिल्ली जाने वालों का जो रास्ता है, सफर काफी आसान हो जाएगा। लखनऊ होते हुए दिल्ली जाने के लिए पहले से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। बक्सर से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए 19 किलोमीटर लंबी सड़क बननी शुरू हो गई और उस सड़क के बन जाने के बाद पटना से दिल्ली जाना बहुत आसान हो जाएगा। पटना से दिल्ली जाने का समय 15 घंटे से घटकर 10 घंटे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। साथ ही खनन लीज मामले में राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर रिट याचिका की यही वो कॉपी है, जिसमें उन्होंने खनन लीज मामले में राज्यपाल की ओर से किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में ये भी अपील की गई है कि राजभवन की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सेकंड ओपिनियन मांगी गई और उसमें किसी भी तरह की कार्रवाई का जिक्र हो तो उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनका पक्ष रखने का मौका जरूर दिया जाए। ऑनरेबल सीएम ने यह प्रेयर किया है कि जो भी अभी गवर्नर के यहाँ जो प्रोसीडिंग्स आई हैं इस ECI के द्वारा, उन पर वो एक्शंस ना ले, ऐसा हमने कोर्ट से प्रे किया है।
और जो सेकंड ओपिनियन की जो बात आ रही है मीडिया की खबरों से जो आ रहा है सामने की ऑनरेबल गवर्नर ने सेकंड ओपिनियन मांगा ईसीआई से, उस सेकंड ओपिनियन के पहले अगर उस पर ईसीआई कुछ एक्शन लेती है, कुछ एक्ट करती है, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ऑनरेबल सीएम को, श्री हेमंत सोरेन को मिला जाए। रिट ऑर्डर के जरिए कोर्ट किसी शख्स या संस्थान को कोई कार्य करने से रोकने का आदेश दे सकती है। इसके लिए आवेदक को रिट याचिका के जरिए कोर्ट से गुहार लगानी पड़ती है। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिट याचिका दायर की है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है, ताकि झारखंड में कायम राजनीतिक अस्थिरता का बादल छटे और सरकार बेफिक्र होकर काम करे। तो इसी सब चीज़ों को लेकर पूरे राज्य में अस्थिरता की स्थिति है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, इसी सब चीज़ों को लेकर हमने रिट दायर किया और ये सब चीज़ से अवगत कराया ऑनरेबल कोर्ट को। लेकिन महामहिम ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, जिसके आलोक में माननीय मुख्यमंत्री को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और हमें न्याय पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका से पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। अब देखना ये है कि इस याचिका के जरिए अदालत से मुख्यमंत्री और गठबंधन सरकार को कितनी राहत मिल पाती है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए रिट याचिका समझिए और क्यों हेमंत सोरेन को रिट याचिका दायर करनी पड़ी ये भी समझिए। हेमंत सोरेन पर सरकार में रहते हुए खदान का लीज लेने का आरोप है और हेमंत सोरेन पर शेल कंपनियों के जरिए पैसा बनाने का भी आरोप है। इस मामले में की जो शिकायत है वो राज्यपाल से की गई थी और राज्यपाल ने चुनाव आयोग से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर राय मांगी थी। चुनाव आयोग ने अपनी राय राज्यपाल को भेजी और राज्यपाल उस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और रिट याचिका सोरेन की मांग है कि झारखंड हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई करे, राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाए। दरअसल रिट याचिका के जरिए किसी शख्स या फिर संस्थान के कार्य पर रोक लग सकती है और इसके लिए आवेदक कोर्ट में रिट याचिका दायर करता है, जो कि हेमंत सोरेन ने किया है। बढ़ते हैं आगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने बिहार को लेकर कहा कि वहां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा संभावना है और बीजेपी वहां स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी। 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो सीट आपके पास प्रचंड बहुमत आई थी, उससे आप उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं? उसको वहां पर होल्ड करके कैसे रख सकते हैं? कहां से आपको ज्यादा सीटें मिलेंगी? मैं एरिया बता ही देता हूं आपको। हम दक्षिण में हमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, परिणाम लाएंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे, बंगाल में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। 18 सीट से ज्यादा है बंगाल में और ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। और बिहार में अब जगह हमारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इम्प्रूवमेंट होगा। दोनों हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने 2019 में एनडीए के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त किया। 2014 में 2019 में भाजपा ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। दरभंगा में एक गिद्ध मिला है जिसके शरीर पर सेंसर मिला, जिससे हड़कंप मच गया है। लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए जुट गई। सबसे ऊंची उड़ान और सबसे तेज रफ्तार वाला पक्षी गिद्ध पिंजड़े में कैद है। दरभंगा में मिले इस विलुप्त पक्षी के शरीर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है, जो छोटा सोलर पैनल जैसा दिखाई दे रहा है। अकेले उड़ना और स्वतंत्र शिकार करने की खासियत रखने वाला कहीं दुश्मनों का भेजा गया जासूस तो नहीं, इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहाँ पर मुझे थाना प्रभारी बहेरा के द्वारा सूचना मिली, वहाँ एक तो गिद्ध आ गया है जिसके ऊपर मशीन लगा हुआ है। मैंने वहाँ अपने समस्त कर्मियों के साथ पहुंचा, उस गिद्ध को जाल में फंसा करके बेलीपुर अस्थायी पौधशाला में लाया गया। वहाँ पर उसकी सुरक्षा किया गया, उसको खाना पीना दिया गया। उसके बाद सुबह आज दरभंगा वन पदाधिकारी कार्यालय में आकर के पिंजरा में
उसको सुरक्षित रखा गया है। दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल के हावी भोआर गांव में जैसे ही मशीन लगे गिद्ध की सूचना मिली, इसे देखने के लिए भीड़ जुट गई। सूचना बहेड़ा थाने को दी गई। वन कर्मी के बयान से अलग एसएसपी अवकाश कुमार ने इसे मॉनिटरिंग डिवाइस बताया है ताकि विलुप्त हो रहे इस विशाल प्राणी पर नजर रखी जा सके। नॉर्मल चीज है, सभी जो एक्सटिंक्ट होने वाले इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं जो विलुप्ति के कगार पर है, उनकी जनसंख्या को मॉनिटर करने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है वन विभाग के द्वारा। तो मुझे लगता है वही होगा, बाकी विशेष आपको वहीं से पता चलेगा। अब आइए इस पक्षी के बारे में कुछ अहम जानकारियों को जानते हैं। अकेले उड़ान भरते हैं गिद्ध, शिकार के मामले में माहिर होते हैं, ऊंचाई से शिकार पर निशाना लगाते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।